वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण। अब माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर रही हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कोई साधारण बजट नहीं है ये। दिल्ली की जनता और पूरा देश आज इस सदन के माध्यम से यह बजट सुन रहा है कि दिल्ली की सरकार, नई सरकार, जो कि ऐतिहासिक जनादेश लेकर के यहाँ चुन के आई है, जिनको बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ दिल्ली की जनता ने वोट दिया और यहाँ भेजा, उस सरकार का पहला बजट कैसा होगा, आज यहाँ पर पूरा देश देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बजट सिर्फ सरकारी खर्चे और आमदनी का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों की बेहाल और बदतर हुई दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला संकल्पित कदम है। एक ऐसी दिल्ली जो गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का संगम बने, ऐसी दिल्ली का बजट आज यहाँ प्रस्तुत किया जाए। मैं और मेरी सरकार दिल्ली वासियों को तथा मां यमुना को नमन करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए इसे समुचित निभाने का संकल्प करती हूँ। हमारा यह बजट बाबा साहब के समता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय, महात्मा गांधी के सर्वोदय और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सिद्धांतों पे आधारित है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी, उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। और दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कॉर्पोरेशन घाटे में, झुग्गी के विकास के लिए काम करने वाला ड्यूसिप पूरी तरह ठप, गंदा पानी, बहता सीवर, ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। और ऐसे में इस सरकार का हमारे पास आना और इसको चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है सर, किसी चैलेंज से कम नहीं है। फिर भी मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूँ कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी, घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। अध्यक्ष महोदय, जहां साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा, जहां जीडीपी की दर पूरे देश की तुलना में कम रही, राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की जो गति पूरे देश में है उससे कम गति से बढ़ी। इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार में ना तो क्षमता थी कि वो राजस्व बढ़ा सके और ना ही इच्छा शक्ति थी कि विकास कार्यों पे ईमानदारी से खर्चा कर सके। ये स्थिति थी पिछली सरकारों की। और दिल्ली की वर्तमान स्थिति में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। यही नहीं, ये आंकड़े पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का स्पष्ट परिणाम है। स्पष्ट कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। यहां यह कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय इसलिए घटी क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से जुड़े हुए संबंधित लोगों को मिल रहा था, सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था। इसलिए दिल्ली पिछड़ती गई। पर अब भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं अक्षमता के दिन, आपदा सरकार के दिन चले गए। हमारे 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है, दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह कहते हुए डेवलपमेंट में कम खर्च किए, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। विडंबना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से यदि रोका ना होता तो शहर में स्वास्थ्य की, शहरी आवास, पानी, सीवर आदि विकास कार्यों में पैसों की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती। राजनीतिक कारणों से हर योजना को रोका गया, परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य रहा। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूं। सारा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पे आधारित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की गई, पूरे देश में लागू की गई।
लाखों जरूरतमंद नागरिकों को इसका सीधा फायदा प्राप्त हुआ, सीधा फायदा। परंतु केंद्र के निरंतर अनुरोध करने के बावजूद लगातार कहा गया कि इसे दिल्ली में लागू कीजिए, लागू कीजिए, परंतु दिल्ली में वो लागू नहीं की गई। सिर्फ इसलिए कि तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो चाहते थे इस योजना में उनका नाम जोड़ दिया जाए, तब वो लागू करना चाहते थे, उनका नाम जोड़ दिया जाए। और इस जिद का खामियाजा पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ा। कितने तकलीफ की बात है, जिन स्वास्थ्य सेवाओं का नाम, केवल नाम के कारण उन्होंने दिल्ली को आयुष्मान भारत से जोड़ के रखा, तोड़ के रखा। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया। और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने किया, अध्यक्ष महोदय। और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा, और जिसके लिए हमने लगभग 2144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे। और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है, हमेशा से पहला स्थान रखता है। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जब 2014 में सरकार बनी तो लाल किले की दीवार पे वहां खड़े होकर के, जो लोगों के ध्यान में भी नहीं थी समस्या, पूरा का पूरा देश जिस ओपन डेफिकेशन से गुजर रहा था, प्रधानमंत्री जी ने महिला शौचालयों की बात करी और पूरे देश में शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ, इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय दर्शन के प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनारक्षित कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्ली वासियों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं करेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पिछली सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित्त वर्ष में आय और राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के अनुमानों को घटा करके 69,500 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में
54,706 करोड़ रुपए का आवंटन राजस्व व्यय पर और 14,794 करोड़ रुपए का आवंटन पूंजीगत व्यय के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है। 2024-25 के अनुमोदित बजट अनुमानों के में स्थापना और अन्य व्यय के लिए 37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संशोधित अनुमानों में इसे घटा करके 36,650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ के संशोधित अनुमानों को घटाकर 32,850 करोड़ रुपए किया गया है। महोदय, 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदानों की मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए पूरक अनुदानों की मांग के अनुमोदन हेतु सदन में मैं अनुरोध करती हूँ। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करती हूँ। मुझे फिर से ये घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू से। आप ये मत सोचिए ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे टैक्स रेवेन्यू से, 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रुपए केंद्र पोषित योजनाओं से, 7,348 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि ओपनिंग बैलेंस से पूरा किया जाएगा। और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72% जो है वो राजस्व व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 28% पूंजीगत व्यय है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार ने 10 मुख्य बिंदुओं को फोकस एरिया जिसे हम कहें 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो पहला हेड जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को नहीं, बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है।
दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेस वे, स्ट्रीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है, जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। ये बजट वो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट कनेक्टिंग ड्रीम्स एंड एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस, यानी बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लेके आना। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है। अध्यक्ष जी, देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था, परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहां बहन बेटियों के नहाने के लिए
स्नान घर नहीं है, आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है, आज भी वहां नालियां खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहां जाते हैं, उनको डराते हैं भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहां पे, जो कि आपकी तुलना में 157% अधिक है, ये जहां पे फुटपाथ बनेगा, जहां पे नाली खड़ंजा बनेगा, जहां शौचालय बनेंगे, स्नान घर बनेंगे, शिशु वाटिकाएं बनेंगी, इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। पिछली बार अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली को कुछ लेने नहीं दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी तो दिल्ली वालों को उसके निमित्त किसी को लाभ नहीं लेने दिया। अब हमारी जो ये सरकार है, इस योजना को हम स्वीकार करेंगे ताकि हमारे शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके, और इस योजना के तहत हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया है। इसी तरीके से हमने विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत नहीं छोड़ी, पर हमने प्रावधान पूरा किया। किसी विधायक को बजट की कमी ना हो, कागजों पे नहीं, पूरा मिलेगा। आपका तो केवल कागजों पे रहा, पूरा विधायकों को विधायक निधि पूरी दी जाएगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से अपनी पूरे विधायकों को विश्वास दिलाती हूँ। भोजन कागजों पे था जनाब, कागजों पे था, किसी को ना मिला। अरे तुम्हारा दिल का दर्द बाहर निकल के आ रहा है संजीव भाई, ऐसे हमें पता है, और रिपोर्ट है मेरे पास पूरी कि आपके विधायकों में क्या खर्च हुआ। हमारे वाले तो फिर लड़ झगड़ के काम करवा गए। कोई नहीं। और भोजन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये जो वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में 100 जगहों पे अटल कैंटीन के नाम से पौष्टिक, 100 जगहों पे जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी, और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का यह बजट केवल सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर के निर्माण का दस्तावेज नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि पूरी दिल्ली के भविष्य को फिर से सुधारने के लिए रोड मैप है। ये पूरा रोड मैप है। अब दिल्ली की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि प्रगति की धमनियां बनेंगी। अब दिल्ली की कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रैफिक सुधार नहीं, आर्थिक विकास का इंजन बनेंगी। और अब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ निर्माण परियोजना का हिस्सा नहीं, बल्कि समृद्ध और आत्मनिर्भर राजधानी की पहचान बनेगी। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के राजी। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, टॉयलेट पॉट।
हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। पहला राज्य। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम उसी पैसे को, एमएलए भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है, परंतु हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत फर्क है आप और हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। दूसरा सेक्टर जो मैं सोचती हूं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस का है। उद्योग और निवेश जो कि समृद्धि का रास्ता है अध्यक्ष जी, प्रगति का आधार है। और जहां उद्योग फूलते फलते हैं अध्यक्ष जी, वही समाज आगे बढ़ता है। जहां निवेश आता है तो ना केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलते हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली जो कभी व्यापार, संस्कृति, औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी, बीते वर्षों में अव्यवस्था, लाल फीताशाही और कुप्रबंधन की वजह से औद्योगिक विकास की दौड़ में दिल्ली पिछड़ती जा रही है। कितनी बुरी स्थिति है कि एक अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि कोई भी छोटे से छोटा अफसर बड़े से बड़े व्यापारी को जाके धमका देता है, उसको टॉर्चर करता है। ऐसी दिल्ली में व्यापारी वर्ग कितना परेशान होगा आप समझिए, जिसके कारण से बड़े बड़े उद्योग ठप पड़े हैं। व्यापारियों के लिए एक नई नीतियों का इंतजार है। निवेशकों का दिल्ली पे से भरोसा टूटता गया और अब दिल्ली को व्यापार और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल केंद्र बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम ये काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया। इसकी तर्ज पे हम दिल्ली में नवाचार, उद्यमी अनुकूल और निवेश प्रेरित औद्योगिक क्रांति की नींव रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये एक दिल्ली का नया अध्याय यहां से शुरू होने वाला है। ये बजट केवल नीतियों की घोषणा नहीं है, बल्कि व्यवसायियों को, निवेशकों और स्टार्टअप से वास्तविक राहत देने का ठोस रोड मैप होगा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था। हमारी सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लेके आएगी अध्यक्ष जी, नई औद्योगिक नीति जो कि अभी तक नहीं है। इससे औद्योगिक अनुपालन के मुद्दों का समाधान होगा, दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी। साथ ही एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो दिल्ली को सुरक्षित, संरक्षित और तेज वेयर हाउसिंग प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी जरूरत को पूरा करेगी। नई उद्योग नीति, नई वेयर हाउस पॉलिसी हमारी ये सरकार लेके आएगी। उद्योग विभाग दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेगुलराइजेशन का प्लान भी लेके आएगा।
साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिले। अध्यक्ष जी, शहरी कार्य मंत्रालय डीडीए के साथ परामर्श करते हुए लीज्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको फ्री होल्ड भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। बहुत हमने जब इस बजट के लिए सुझाव लिए तो हमने अलग अलग क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से व्यापारी भाइयों को, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था। एक एक व्यक्ति रो रहा था कि इतने सालों में कभी उद्योग के उस अप्रूव्ड सेक्टर में ना सड़क, ना नाला, ना कोई और व्यवस्था, इतनी बुरी हालत में लोग वो व्यापार करने के लिए मजबूर है। इसलिए दुनिया एनसीआर की तरफ दौड़ रही है, अन्य राज्यों की तरफ जा रही है कि अपना व्यापार कर सकें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य स्थितियों के सुधार के लिए, डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और उस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ की सड़कें, गलियां, नालियां, खड़ंजा, ये सारी की सारी चीजों को ठीक करा जाएगा ताकि वो व्यापारी भाई अपना व्यापार वहां पे ठीक से कर सके। आज मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और इसके लिए आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो कि दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण का काम करेगा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना दिल्ली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। ये उद्योग अक्सर छोटे पैमानों पर विनिर्माण कार्य करते हैं जो स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं, हस्त निर्मित सामान बनाते हैं और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। 2025-26 के दौरान इस योजना में हमने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर है, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जो कि हर 2 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2 साल में उसको किया जाए। अब भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से नहीं, पारदर्शिता से और सरलता से उद्योग चलाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि फाइलों में योजनाएं नहीं अटकेंगी, बल्कि जमीन पे उद्योग फूलेंगे और फलेंगे। अध्यक्ष जी, ये उद्योग सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आज इस सदन में ये बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी। भाई अगला मत अध्यक्ष जी, दिल्ली में जिनसे भी बात करो, अब दिल्ली ने ना बड़ी बड़ी उम्मीदें करनी छोड़ दी, छोटी छोटी आशाओं पे आ गए। अब वो नहीं कहते बड़ा ये कर दो नहीं, हमारे गली में सीवर, पानी, अब सारी दिल्ली बेचारी छोटी सी आशा पे आ गई। बहुत बड़ा तकलीफ का मुद्दा है दिल्ली के लिए सीवर और पानी। एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड यमुना क्लीनिंग, ये हमारा अगला फोकस एरिया है। स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान बनेगा दिल्ली की पहचान, बनेगा दिल्ली की पहचान। अध्यक्ष महोदय, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, ये हमारी इस पूरी सभ्यता का आधार है। स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन की गारंटी है। निर्मल नदियां संस्कृति की पहचान है। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर
और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का, 9,000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। आज दिल्ली की दैनिक मांग जो है 1290 एमजीडी पानी की है, परंतु मिल हमें 1000 एमजीडी पानी पाता है, 900 कुछ। परंतु इस पूरे अंतर को पाटना जरूरी है। दिल्ली में आज की डेट में मैं कहूँ तो हम तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे धरातल पे चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। जब पूरी चरम गर्मी होती है दिल्ली में तो पूरी दिल्ली एक ही चीज़ देखती है, टैंकर घोटाला, टैंकर घोटाला, घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। उस पर लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे और नागरिक, वहाँ के लोकल रेजिडेंट आरडब्ल्यू अपने टैंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। तो सब में जीपीएस होगा और एक उसका कमांड सेंटर यहाँ पे होगा जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाए। हमने 10 करोड़ की लागत से जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली बस्ती चली गई, कभी एक प्लान्ड वे में नहीं बसी। आज यहाँ पाइपलाइन डाल दी, कल को उखाड़ दी, कल को कहीं और जड़ दी, पहले सड़क बन रही है फिर पाइपलाइन डल रही है। ऐसा पूरा का पूरा दिल्ली में कहाँ 9 मीटर डायमीटर की सीवर लाइन चाहिए कि उससे बड़ी चाहिए। लोग परेशान हैं ना, ऐसी कोई प्लानिंग हुई कि 100 साल की विजन के साथ में दिल्ली को डेवलप किया जाता। आज जितनी भी सीवर लाइन है, जितनी भी पानी की लाइनें हैं, वो दिल्ली में जर्जर अवस्था में है। लोग उस पानी की लाइन क्योंकि जर्जर है तो उसमें सीवर का मिक्सिंग पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा पानी आप ये समझिए नहाना धोना तो छोड़ो, घर में पोछा लगाने के भी काबिल नहीं है। और सीवर बैक होना और ओवरफ्लो होना तो दिल्ली का फीचर बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी परियोजनाएं रैंडमली ना चलें, प्लान्ड वे में हो। इसके लिए हमने जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड किया है, जो दिल्ली आपूर्ति और सीवेज सिस्टम से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को खड़ी करने में अपनी एक्सपर्ट राय देगा। उसके लिए 10 करोड़ की लागत का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से क्योंकि पूरे दिल्ली का जो सिस्टम है उसमें इतना लीकेज है, आप 1000 एमजीडी पानी जो आपको मिल भी रहा है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता। कुछ तो उसमें जो नहर है, कच्ची नहरें है, वो पानी जमीन में चला जाता है, वापस उसमें 30% लीकेज धरती में चला जाता, तो कितना बचा। फिर उसके बाद में कोई पानी चोरी हो जाता है, टैंकर गायब हो जाते हैं। जितना पानी शुरू से चलता है वो आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाता यूजीआर तक। इन सारे सिस्टम को चेक करने के लिए हमने स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम को हायर करेंगे और इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग लगाएंगे, मीटरिंग करेंगे। और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में अब पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 150 करोड़ इस हैंड में रहेंगे, इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे, कितना पानी भेजा गया, कितना आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। केवल बातें होती रही, दिल्ली में काम करने का प्रयास ही नहीं किया, दिल्ली को उलझा के रखा। आज आप खाली भाजपा विधायकों की बात मत करो, विपक्ष में भी जो पहले पक्ष में होते थे विधायक कहते हैं हमारे यहाँ की लाइनें, हमारे यहाँ का सीवर, हमारे यहाँ की बुरी हालत। सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया, कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए रखे हैं। 250 करोड़ रुपए हमने वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट्स के लिए रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इंप्लीमेंट करा लेंगे। वाटर लॉस को रोकने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की राशि से, जो हरियाणा से मुनक नहर खुले में आती है, जिसका 30-35% पानी लॉस हो जाता है, उस ओपन कनाल को पाइपलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से आएगा, ताकि ना चोरी हो ना लीकेज हो। ये काम, ये 9,000 करोड़ के काम बता रही हूँ अध्यक्ष जी मैं। जल संकट से निपटने के लिए हमने 100 करोड़ की लागत से नए बोरवेल और रेनी वेल्स को स्थापित करेंगे। दिल्ली में वाटर बॉडीज के उद्धार के लिए, ग्रामीण एरिया से हमारे बहुत सारे विधायक है, बार बार बोलते हैं कि जी वाटर बॉडीज, उन वाटर बॉडीज को पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हमने आवंटित की है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ की राशि रखी है। और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 150 करोड़ रुपए। पहले सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे, जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया, और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट,
40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा एसटीपीज हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उस पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा। और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है। कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा, तो कैसे होता। पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है। वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। मैं चौथे मद पे आती हूँ, जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके, ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मैं बताना चाहती हूं कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। 1000 की आबादी पे कि 5 तो हों कम से कम। पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की OPD, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए किसी ऑपरेशन